Okay, so today we are starting Pure Maths 1 9709 A level maths, AS maths, Pure Maths 1 paper. Paper 1 variant 2, October November 2020. This paper is of 1 hour 50 minutes. Total marks for this paper is 75 marks. Right? And let's start this paper. In question number 1, it says the coefficient of x square in the expansion 1 plus kx 1 minus 2x power 5 is 20. Find the value of the constant k. So obviously this is not a binomial that to be expected to expand. Obviously we are going to expand this binomial. अब सिंस मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, देखो मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, तो देयर आर टू थिंग्स. या तो आप इसको कंप्लीटली एक्सपेंड कर दो, पावर 6 टर्म्स ले आओ, या एटलीस्ट इसको एक्स क्यूब तक एक्सपेंड कर दो, या फिर ये सोचो नहीं सर मैं क्यों इसको इतना ज्यादा एक्सपेंड करूं, मैं इस वन को इस बाइनोमियल की कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगा कि एक्स क्यूब आएगा. इस वन को इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि एक्स क्यूब आएगा. तो इस बाइनोमियल की एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए ताकि बेटा हमारे पास एट दी एंड एक्स क्यूब वाली टर्म आए. अगेन आस्क योरसेल्फ, इस के एक्स को इस बाइनोमियल की कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि एक्स क्यूब आएगा. इस के एक्स को इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि एट दी एंड एक्स क्यूब आएगा. तो माय आंसर इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर वाली टर्म. ठीक है ना. तो बेसिकली फ्रॉम दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन वी जस्ट नीड टू टर्म्स, एक्स क्यूब टर्म एंड एक्स पावर 2 टर्म. दैट्स इट. तो मैं क्या करूंगा, ये देखो यहां पर मैं कॉपी फिर से कर रहा हूं. एन वैल्यू इज 5, ए वैल्यू इज 1, बी वैल्यू इज -2x. एनसीआर ए पावर n माइनस आर, बी पावर आर. फाइव सी आर ए पावर 5 माइनस आर -2x पावर आर. अब आर की वैल्यू से क्या रखूं, आर की वैल्यू से क्या रखूं कि बेटा ये एक्स क्यूब बन जाए. आई पुट आर वैल्यू 3, देखो 5c3 1 पावर 5 माइनस 3 -2x पावर 3. आर के लिए से क्या रखूंगे बेटा ये एक्स स्क्वायर बन जाए. 5c2 1 पावर 5 माइनस 2 -2x पावर 2. I'm going to write 5c3 -2x power 3 minus 8x cube minus 80x cube. 5c2 is 10, 1 की पावर 1 -2x पावर 2 40x स्क्वायर आ जाए. तो देखो मेरे पास अगेन आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन अगेन. मैं इस बाइनोमियल की सारी टर्म नहीं निकाल रहा, जस्ट टू टर्म्स. और मल्टीप्लिकेशन भी सब नहीं कर रहा, जस्ट वन को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक्स क्यूब वाली टर्म चाहिए. देखा -80x क्यूब, के एक्स मल्टीप्लाई बाय 40x स्क्वायर 40k एक्स क्यूब. आपने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया -80 प्लस 40k, and the coefficient of x cube that they have given you is 20. Find out the value of k. 100 by 40, that is going to be
5/2. Now it says in question number 2, the first, second, third term of the geometric progression are these respectively. Find the where p is positive. Find the sum of infinity of the progression. Sum to infinity के लिए बेटा फॉर्मूला है a upon 1 minus r. And for a, we need the first term. A is the first term. We need the r with the common ratio. Now these are geometric progression terms. अगर ये geometric progression की first, second, third यानी consecutive 3 terms हैं, तो second term divided by first term, third term divided by second term, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 4p square, p plus 2, 2p plus 6. Ratio will be same. Second term divided by first term, third term divided by second term. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर I'll get the value. I'll get the equation in terms of p. 4p square minus 2p square is going to be 2p square. 6p plus 4p 10p minus 10p. 12 minus 12. 2 कॉमन निकाल लिया. p square minus 5p minus 6 is equal to 0. 2 on the right hand side will become 0. 0 divided by 2 हो गया basically. You're going to break the middle term. p square minus 3p minus 2p minus 6 is equal to 0. Not break. p square जो आपके पास p की वैल्यू आ रही है, तो आपने इसको ब्रेक करा माइनस 6p प्लस 1p. p कॉमन निकाला, p माइनस 6 p के लिए 6 और माइनस 1 आ गई. बट सिंस दे हैव सेड कि p इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो मैं यहां पर अलग से बस p इक्वल टू 6 करके मेरा फाइनल आंसर लिखूंगा. वंस यू गॉट द फाइनल आंसर ऑफ p, तो देखो 2p प्लस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 is 12, 12 plus 6 is 18, minus 2p minus 12, this is going to be 8. देखो फर्स्ट 3 टर्म्स निकल कर आ गई. सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई आपके पास. Your r value is going to be minus 12 divided by 18, 8 divided by minus 12, minus 2 by 3 हो जाएगा. a is 18, sum to infinity is 18 upon 1 minus r. वन प्लस 2 by 3 is 5 by 3. तो 18 multiplied by 3 divided by 5, 10.8. तो sum to infinity is 10.8. Right? Any problem? In question number 3, it says the equation of the curve y equals to 2x square plus m into 2x plus 1, where m is a constant. The equation of the line is y equal to 6x plus 4. Show that for all values of m, the line intersect the curve at two distinct points. Intersect the curve at two distinct points. This is the hint that gives you that discriminant will be greater than 0. और हमें शो दैट का सवाल है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, रखना नहीं है स्टार्टिंग में. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू कैन डू कि इस लाइन को, क्योंकि लाइन इस कर्व के साथ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो लाइन और कर्व को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं. देखो 6x प्लस 4 सब्स्टिट्यूट करा, टू एक्स स्क्वायर ऑन द वन साइड, 2mx minus x and minus 4. So let's take 2 common, let's take x common, it become m minus 3. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, m minus 3. You got the c value. अब डिस्क्रिमिनेंट आपने मालूम करना है. You don't have to put it greater than 0. So it says for all values of m, your discriminant is greater than 0. यानी m के लिए कुछ भी रख दो, discriminant will be greater than 0. तो मैंने b square minus 4ac निकाला, it should be greater than 0.
बी की जगह 2 इंटू एम माइनस 3 लग दिया, ए की जगह 2 और सी की जगह m minus 4. So 2 square is 4, it becomes m minus 3 whole square, 4 2s are 8. A square minus 2ab plus b square. 4m square, 6 4 24m, 9 4 36, minus 8m plus 32. तो यू कैन सी कि बेटा आपके पास 4m square remains same, minus 24 minus 8, minus 24 minus 8, it is going to be minus 32. 36 plus 32, 68, राइट? अब यहां पर देखो मैंने तमाम, अब आई कैन नॉट डिसाइड दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 या इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा यहां पर इक्वल टू 0 तो नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, वो तो कर पाऊंगा ना, m 0 तो नहीं आ रहा, बट m की वैल्यू से क्या, वो कह रहे हैं m की कोई सी भी वैल्यू रख दो ना, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, आपको ये दिखाना है ग्रेटर देन 0. तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आपने दिखाना हो इट इज ग्रेटर देन 0 ना, जैसे ये एक्सप्रेशन है m की फॉर्म में, अगर इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है तो मेक श्योर कि हमने ये बात डिसाइड करी थी क्लास लेक्चर्स में भी कि ऑल टर्म्स शुड बी पॉजिटिव. सही है ना? कोई नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए और हर वेरिएबल पर इवन पावर हो. जैसे यहां पर m की पावर 1 लिखा हुआ है ना, वेरिएबल की पावर इवन हो, हमने ये डिसाइड करा था. अगर किसी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है आपने, तो मैंने देखो इसमें नेगेटिव टर्म भी है और वेरिएबल की पावर ऑड भी है, तो मैंने यहां से क्या करा, मैंने 4 कॉमन लिया, इट विल बिकम कंप्लीटिंग स्क्वायर को अप्लाई करा, सिर्फ 4 कॉमन लिया, 68 एज इट इज कॉपी. अब देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने इधर कोविशन ऑफ x, कोविशन ऑफ m 8, 8 डिवाइड बाय 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर मैंने ऐड करवाया, 4 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कराया, प्लस 68. m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 68. माइनस 64 प्लस 68. अब देखो मैं m की वैल्यू कुछ भी रख दूं, यू कैन सी m की वैल्यू में कुछ भी रख दूं, यहां पर ये होल स्क्वायर होकर ये पूरा पॉजिटिव आंसर आएगा, और प्लस बोलने के बाद ये भी पॉजिटिव होगा, तो कोई नेगेटिव टर्म भी है तो होल ब्रैकेट पावर 2 में, और ये प्लस 4 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से डिस्क्रिमिनेंट कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0. तो बस आपने ये लिख देना है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बस. सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर लाइन, इतना नीचे नहीं लिखना है, ऊपर थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखना है, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है ना? The sum to n terms of the first n terms of the arithmetic progression is given by the k term in the progression is greater than 200. Find the smallest possible value of k. देखो अगर आपने सम दिया हुआ है और आपसे बोला है द k term in the progression is 200, तो अगर मैं आपसे k term निकलवाने के लिए कहता हूं, तो k term कैसे आएगी, सम टिल k term माइनस सम टिल k माइनस 1 टर्म. ठीक है ना? अगर आपने कोई टर्म निकालनी है, लेट्स से मुझे अगर कोई टर्म, मुझे अगर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालनी है, तो मैं सम टिल फोर्थ टर्म निकालूंगा और सम टिल थर्ड टर्म माइनस करा दूंगा. अगर मुझे सिक्स टर्म निकालनी है तो सम टिल सिक्स टर्म माइनस सम टिल फिफ्थ टर्म कर लूंगा. तो अगर मुझे के टर्म निकालनी है तो सम टिल के टर्म माइनस सम टिल के माइनस 1 टर्म. तो के टर्म क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 1 टर्म क्या हो जाएगा,
k माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू के माइनस वन, ये माइनस करा दिया। n की जगह k रख दिया तो समटिल k टर्म आ गया, n की जगह k माइनस वन रख दिया तो समटिल k माइनस वन टर्म आ गया, राइट। तो यहां पर बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, k स्क्वायर प्लस 4k k माइनस होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस वन, ये k स्क्वायर माइनस 2k प्लस वन माइनस 4k प्लस 4, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4k माइनस 4 कैंसिल, 2k माइनस वन 2k प्लस 3 हो जाएगा, ये आपके पास k टर्म आ गई। k टर्म इज ग्रेटर देन 200, ये हो गया 200 माइनस 100 197, 197 डिवाइडेड बाय 2, k इज ग्रेटर देन 98.5। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी k की वैल्यू, k विल बी द पोजीशन ऑफ द टर्म ना, तो k की वैल्यू 99 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कि सम k टर्म का सम k टर्म हमारे पास ग्रेटर देन 200 हो, तो k इज अ पोजीशन, 101 भी हो सकती है, तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 99, ये आपका आंसर आ गया। Now in question number 5 it says function f and g are defined by 4x minus 2 f of x, x belong to all real numbers, g of x is 4 upon x plus 1 for x belong to all real numbers, x not equal to minus 1. Find a value of f of g of 7. So you can do one thing कि पहले आप g of 7 निकालो, that is 4 upon 8 1 by 2. अब f of g of 7 की जगह आपने 1 by 2 पुट कर देना है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, एट दी एंड 0 आंसर आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 टू द 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 0। Find the values of x for which f inverse is equal to g inverse. So what is f inverse? Y is equals to 4x minus 2, x here y की जगह x रख दिया, x plus 2 upon 4 is going to be your f inverse, 4 upon x plus 1, y equals to 4 upon x plus 1, g of x, y की जगह x रख दिया, x या y रख दिया, तो दोनों को आपस में इक्वेट करा ना, व्हाट दे वांट कि आप यहां से x की वैल्यू मालूम करके दिखा दो, तो मैंने यहां पर एलसीएम लिया 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x 16 माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16, आप इसकी मिनट में ब्रेक करें, x की वैल्यू बेटा यूल गेट -8 एंड यूल गेट द वैल्यू ऑफ x वैल्यू इज 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मिडल टर्म ब्रेक करना आपको दिखाना है लाजमी, यू हैव टू शो द मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x में मिडल टर्म ब्रेक कर लें, बहुत इजी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज इनपुट करा दें, या इस तरह फैक्टर्स करके दिखा दें, x की वैल्यू -8/2 आ जाएगी। Okay, in question number 6 it says prove the identity. So let's just take left hand side because right hand side में सिर्फ एक सिंगल फ्रैक्शन को दो ब्रैकेट्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। So I just put this 1 upon cos x
tan x sin over cos sin x over cos x. वन प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स. सो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा एलसीएम आपके पास. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फर्दर, राइट. सेकंड ब्रैकेट में वन प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स. साइन एक्स वॉज योर एलसीएम, तो इसलिए बेटा यहाँ पर भी साइन एक्स आ गया. नाउ यू कैन सी कि a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर cos x sin x. वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया. एक cos x से cos x कैंसिल. देखो यहां पे लिखा हुआ है cos x ओवर sin x. कैन आई राइट वन अपॉन sin x ओवर cos x? इसको मैं यूं लिख सकता हूं. क्यों? इसका रेसिप्रोकल करोगे वापस से cos x ओवर sin x हो जाएगा. तो वन अपॉन sin x ओवर cos x कितना हो जाएगा? वन अपॉन tan x. तो देखो वही राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी आपने. हैंड सॉल्व दिस इक्वेशन. तो देखो कभी भी किसी को सॉल्व करना हो तो इट शुड बी इन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखी हुई है इसको मैंने वन अपॉन 10 में प्रूफ करा हुआ है. देखो देखो 2 10 क्यूब, यानी हो जाएगा 1/2 10 क्यूब. टेन क्यूब. मैंने यहां पर क्यूब रूट लिया बोथ साइड. 10x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/2. अब देखो 0.793700 से लेकर 180 तक की रेंज है. इन दिस रेंज 10 पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो आपने अल्फा निकालना है. 10 इनवर्स वैल्यू 33.85. तो देखो x बराबर होगा अल्फा के इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंटी क्लॉकवाइज है 33.85, कन्वर्ट इनटू वन डेसिमल प्लेस 33.9 डिग्री. ठीक है ना? दैट विल बी आवर आंसर. स्लाइड मिस्टेक, इट वाज 38 पॉइंट. फोर थ्री. 38.4 degree is going to be the answer. The cube root is 0.79370. Yeah. 38.4 degree is going to be the answer. The point 4,7 lies on the curve. This is your first derivative. The point moves along the curve in such a way that x coordinate is increasing at a constant rate of 0.12 units per second. So this is dx or dt that is given to you. Find the rate of increase of the y coordinate dy by dt when x equal to 4. तो देखो dy by dt इधर बराबर होगा dy by dx into dx over dt के. dy by dx that we already know. Dx over dt is already that we know is increasing 0.12. We'll get dy by dt. But at what x value? X equal to 4. यहां पर बेटा आपने x की जगह 4 पुट करना है.
द आंसर इज 3/10, 0.3. ठीक है. In next question, they are asking you find the equation of the curve. See, this one is dy by dx. So your dy by dx is basically equals to 6x power minus 1 by 2 minus 4x power minus 3 by 2. You need the equation of the curve. It means you need y in terms of x. तो देखो बेटा, आपने dy इन्होंने दिया, देख यहां पर ले dy का इंटीग्रल y minus 1 by 2 plus 1 1 by 2. Add 1 the power divided by the power. Minus 3 by 2 plus 1, add 1 the power divided by the power. Now you need to find out the value of c as well. अब c मालूम करना है, तो c के लिए बेटा यू नीड टू नो वन पॉइंट. आपको कोई पॉइंट पता होना चाहिए, कर्व का कोई पॉइंट. तो देखो पॉइंट 4,7 लाई कर रहा है इस कर्व पर, तो मैंने y किया 7, x या 4 रख दिया. अब इसमें देखो y के लिए वापस से पुट कर दो. ये हमारे पास -21 आ गया. That will be your final answer. Y in terms of x, equation of the curve आ गई. In question number 8, it says in the diagram ABC is an isosceles triangle. Triangle with AB equal to BC equal to r centimeter. Angle BC is theta radians. The point D lies on the AC and ABD is the sector of the circle with center A. See, this is the sector of the circle. With center A. XY is the area of the shaded region in terms of R and theta. तो ट्राइंगल एरिया माइनस सेक्टर एरिया, तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा. व्हाट विल बी द ट्राइंगल एरिया? हाफ ए बी साइन थीटा. बट ये जो साइड्स है ना, इनके दरमियान का एंगल थीटा ही है. यहां पर थीटा तो दिया हुआ, लेकिन यू डोंट नो दिस साइड ए सी, जस्ट नो दिस साइड आर. तो आप मुझे बताओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ये एंगल हो जाएगा पाई -2 थीटा. Sum of the interior angle of the triangle is 180 degree. 180 minus pi. 180 means pi radians. This is going to be pi -2 theta. तो देखो ये दो साइड्स आपको पता है, इनके दरमियान का एंगल आर है, इनके दरमियान का एंगल पाई -2 थीटा है. ये दो साइड्स आर है, तो हाफ आर इंटू आर साइन पाई -2 थीटा. दिस विल बी हाफ आर स्क्वायर साइन पाई -2 थीटा. ठीक है. देखो बेटा, आपको याद है, दिस वाज अ प्रॉपर्टी, साइन 180 माइनस अल्फा वाज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट? तो साइन पाई -2 थीटा, पाई होता है 180, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा ये. तो आप ये प्रॉपर्टी मेंशन करके यहां पर लिख सकते हो. ठीक होगी बात? अब सेक्टर एरिया. सेक्टर एरिया में इसका रेडियस आर है, इसका एंगल थीटा है.
ट्राइंगल एरिया माइनस सेक्टर एरिया, आप आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, साइन 2 थीटा माइनस थीटा, this is going to be an answer. Now they're asking you find the, in case r equal to 10 and theta 0.6, find the perimeter of the shaded region. In the shaded region beta perimeter consists of these portions. देखो ये लेंथ है, r की वैल्यू इन दिस पार्ट देखो खुद बता रहा है, r वैल्यू इज 10 एंड थीटा इज 0.6. मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ नीचे बार. देखो पेरीमीटर और शेड रीजन में हमें क्या निकालना है, दिस लेंथ r length and dc length. R value is 10, we already know. This is r also 10 and this is also radius, this is also 10. तो हमें तो ये ग्रीन पार्ट का लेंथ चाहिए, that includes arc length of dr db, that include dc and then r length. तो r length तो बेटा हमारे पास आराम से आ जाएगा because theta is 0.6. तो r length of bd is going to be equals to r theta. r हमारे पास हो जाएगा 10, theta is 0.6. .6 is going to be the angle. ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस 0.6, पाई माइनस 1.2, राइट. अब मैंने ये बी वाला एंगल क्यों निकाला, इन ऑर्डर टू गेट द बेटा एसी लाइन आई एम अप्लाइंग कोसाइन रूल. एसी स्क्वायर बराबर होगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 2 times 10 into 10 cos pi minus 1.2. So AC square value will be 16.50. See, we need the length of DC here. तो देखो ये पूरी AC लेंथ में से 10 माइनस कर रहा हूं. तो देखो 6.50 प्लस 6.50 प्लस आर्क लेंथ प्लस 10, $22.5. So perimeter is going to be up to 3 figure 22.5 centimeter, right? देखो बेटा सर्कल हैज द सेंटर एट द पॉइंट 5,1 एंड पॉइंट ए इज -1 -2 लाइज ऑन द सर्कल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल का पॉइंट है, रेडियस निकालना. x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. 36 plus 9 it is, आपके पास 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 प्लस 9 हमारे पास 45 हो जाएगा. तो रेडियस हो गया √45. सेंटर है, फॉर्मूला है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये a और b हो गई वैल्यूज, √45 का स्क्वायर 45 हो गया. ये हमारे पास से निकल कर आ गया 9
Parts B says point C is such that AC is the diameter of the circle. The point T has a coordinate 5, 16. Show that DC is tangent to the circle. AC is the diameter of the circle. देखो A ये रहा point, मैं C point निकाल लेता हूं यहां से. सही है ना? ये देखो, जैसे आप यूं समझ लो ये सर्कल है ना, ये सेंटर है. C is another point and B is the midpoint. अब आप देखो मुझे C पॉइंट निकालना है, तो C is the other end point ना. तो आप देखो यहां पर -1 में क्या ऐड करूं कि 5 आएगा, +6 ऐड करूंगा 5 आएगा. 5 में आपने 6 ऐड कर, 11 आ गया. -2 में मैं क्या ऐड करूंगा, 1 आएगा, 3 ऐड करूंगा. 1 में 3 ऐड करूंगा तो 4 आएगा. तो C हो गया 11,4. Why you got C point? ये C point क्यों निकाला आपने भाई सर? हमें शो करना है DC is tangent to the circle. DC, अब D कहां पर है? देखो यहां पर एक बस स्ट्रक्चर बना रहा हूं. DC कह रहा है ये D पॉइंट है, DC is tangent to the circle, कह रहा है शो करो. तो हम क्या किस तरह शो करेंगे ये बात? हम D पॉइंट और C पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट ऑफ DC y2 minus y1 upon x2 minus x1. ग्रेडियंट हो गया -2 DC का. अच्छा, टेंजेंट टू दी सर्कल है, तो टेंजेंट का मतलब ये है कि रेडियस यानी BC का ग्रेडियंट या आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हो या इनका डॉट, इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर हो. तो BC का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? 4 - 1 y2 - y1 अपॉन 11 - 4 x2 - x1. दैट इज 3/6, दैट इज 1/2. अब आप देखो क्या ग्रेडियंट ऑफ DC मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ BC -1 है? जी सर, ये -1 आ रहा है. तो हमारे पास बेटा DC इज टेंजेंट टू दी सर्कल है, वरना रेडियस के साथ 90 डिग्री नहीं बन रहा होता. राइट? तो पार्ट सी में डायग्राम कॉपी कर रहा हूं और यू नीड टू थिंक ऑफ वन थिंग. इधर गौर से देखिएगा, आप सबने देखना बेटा ये बात. आप देख रहे हो बेटा, उसने बोला हुआ है दैट अदर टेंजेंट फ्रॉम D टू द सर्कल टचेस द सर्कल एट E. कह रहा है एक और टेंजेंट है D पॉइंट से निकल रहा है. आप ये देखो गौर से, जरा एक बात गौर से देखना. D का x कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है. D का x कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है. कैन यू सी दिस? D का x कोऑर्डिनेट 5 है आपके पास और सेंटर का भी x कोऑर्डिनेट 5 है. तो इसका मतलब ये दोनों आमने सामने, वर्टिकली बिल्कुल आमने सामने होंगे. वर्टिकली बिल्कुल आमने सामने होंगे. ये बिल्कुल इसके वर्टिकली बन रहा होगा. देखो ये 5,1 है, 5,16 है. इसकी y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, ये इसके ऊपर बन रहा है. देखो ये देखो x की वैल्यू सेम होगी. जब x की वैल्यू सेम होती है ना, तो ये बिल्कुल वर्टिकली आमने सामने बनते हैं. देखो एक बात ऑब्जर्व करिए आपने ये. दूसरा आप ये देखो बेटा, D कोऑर्डिनेट से एक और लाइन निकल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और ये सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही है. E पॉइंट, दिस इज E पॉइंट.
सही है ना? आपको ये पॉइंट निकालना है. यू नीड टू फाइंड आउट दिस ई कोऑर्डिनेट. क्या निकालना है? ई कोऑर्डिनेट निकालना है. अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा ना कि डी बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड बन रहा है बी के, तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा. अब ई कोऑर्डिनेट 2.2 मार्क का सवाल है ये, तो ज्यादा वर्किंग नहीं होनी चाहिए. ज्यादा आपके पास कोई वर्किंग नहीं है, बट अगेन अब आपने ई का एक्स एंड वाई निकालना है. अब देखो एक बात जरा समझना, ये डी क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, ये डी क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है, ये सेंटर से लेकर डी तक लाइन और ये कॉर्ड, बेटा ये आपस में परपेंडिकुलर भी होंगी, पहली बात. और अगर ये वर्टिकल है ना, तो ये कॉर्ड हॉरिजॉन्टल होगी. कॉर्ड क्या होगी? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन में वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है. ई का वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, जो सी का वाई कोऑर्डिनेट है. आई बात में? सेकेंडली, आपको याद है कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है, तो यहां पर 90 डिग्री भी बन रहा है, और बेटा साथ साथ में मिड पॉइंट भी है. ये क्या हमारे पास? मिड पॉइंट भी है. दिस पॉइंट ओवर हियर, ये मिड पॉइंट भी है. तो आपके पास ये मिड पॉइंट भी है. अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, इस मिड पॉइंट का एक्स और वाई क्या है? इस मिड पॉइंट का बेटा एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो यहां पर है. देखो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है. एम की वैल्यू बेटा यहां पर क्या है? इस लाइन को यहां पर एम की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू क्या है? 4. क्योंकि देखो ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन में थ्रू आउट वाई की वैल्यू 4 है, इस लाइन में थ्रू आउट वाई की एक्स की वैल्यू 5 है. तो दिस पॉइंट इज 5,4. अब देखो y4 y4 y4, 5 11 माइनस 6 5, 5 माइनस 6 माइनस 1. ई का बेटा एक्स फ्रंट भी आ गया -1. इस वजह से सवाल करवाया था कि देखो ये सारी प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स के लिए उसने सब कुछ पूछ लिया आपसे. सारे कॉन्सेप्ट यहां पर ड्राइव कर लिए. एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा. वाई कोऑर्डिनेट सेम है, सी का, एम का, ई का, सबका वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा. और ये मिड पॉइंट है 11 माइनस 6 5, 5 माइनस 6 -1. आंसर आ गया. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. द डायग्राम शोज द कर्व and its minimum point M which lies on the x-axis. Find the expression of dy by dx, second derivative and integral of y. पार्ट ए में ही सब कुछ पूछ लिया उसने. dy by dx क्या होगा? देखो dy by dx निकालना हो या इंटीग्रल निकालना हो, वेरिएबल शुड बी न्यूमरेटर. तो अगर dy by dx निकालना है, पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट 1 इन द पावर. ठीक है, डेरिवेटिव 0, -2 का डेरिवेटिव -2 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया. 8 dy by dx आ गया आपके पास. इसको 3 -2 x की पावर -3 डिनोमिनेटर में करके लिख लो, पॉजिटिव. सेकंड डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट 1 इन द पावर. बेस का डेरिवेटिव 0 -2, 1 का डेरिवेटिव 0. दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड डेरिवेटिव. इंटीग्रल लेना है आपने बेटा, इसी को कॉपी करा y को,
इंटीग्रल कर लिया। तो y का इंटीग्रल दिस इज गोइंग टू बी, मतलब उसने इंटीग्रल ऑफ y बोल दिया dx, add 1 in the power divided by the power -2 + 1 -1, divide by the differential of the base 0 - 2 plus c। जब आपके पास होल ब्रैकेट पावर हो तो add 1 the power divided by the power divided by differential of the base, x relative x square upon 2 plus c, राइट। तो बेटा आपके पास यहां पर दिस इज गोइंग टू बी योर इंटीग्रल। इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपने। ये हमारे पास आंसर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 - 2x - x² upon 2 plus c। फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। m कोऑर्डिनेट्स क्या है? m इज योर मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट के लिए dy by dx इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। दिस वाज योर dy by dx, आई विल पुट इट इक्वल टू 0। मैं इसको 0 रख दूंगा। और हमारे पास सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो देखो 8 अपॉन क्यूब्ड ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये बिटवीन m एंड 0 है। x कोऑर्डिनेट 1 0 और x कोऑर्डिनेट 1/2 के दरमियान है। m का x कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 है। तो इसके अंडर का एरिया है, कर्व के अंडर का एरिया। तो कर्व को इंटीग्रेट करो बिटवीन द लिमिट्स 1/2 एंड 0। सर इंटीग्रेट तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बस लिमिट अप्लाई करनी है यहां पर मुझे। ये 1/8 हो गया, this is 1/3। at the end just put everything in the calculator। that is 1/24। ठीक है ना, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया, एरिया अंडर द कर्व। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 11 it says the equation is 3 cos 2x plus 2 from 0 till pi। देखो 3 cos 2x plus 2, cos 2x से b के लिए 2 है। b2 मींस के बेटा cos 2x की ना 2 साइकिल बनेंगी 0 से लेकर 360 तक। तो 0 से लेकर पाई तक, देखो यहां पर इस बात को जरा समझो, cos 2x 0 से लेकर पाई तक है, सिर्फ cos 2x। अभी 3 को जरा छोड़ दो एक लिए, और 2 को जरा छोड़ दो, +2 को भी। cos 2x की बात करते हैं। इट सेज ये हमारे पास 2 साइकिल्स बनाएगा, b के लिए 2 मींस
साइकिल विद इन 2 पाई। तो पाई तक कितनी साइकिल बनेगी? एक साइकिल, एक साइकिल बनेगी। कॉस की एक साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 एक साइकिल में, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो 3 cos 2x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 5 एंड -1। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ये y की मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। स्केच द ग्राफ। देखो cos 2x की b के लिए 2 है, एंगल डिफरेंस विल बी 90/2। मैं π/4 के डिफरेंस से एंगल प्लॉट करूंगा, 0 से लेकर पाई तक। ये देखो 0, π/4, पाई, 3π/4, पाई। -1 0। 3 cos 2x क्या हो जाएगा? 3 0 -3 0। cos 2x की पीरियोडिक वैल्यूज 1 0 -1 0। 3 cos 2x की 3 0 -3 0। +2 ऐड करा दें तो बेटा आपके पास 5 2 -1 2। 5 2 -1 2। 1 2 3 4 5। तो 5 2 -1, 5 2 -1 एंड देन 2 एंड देन अगेन 5। तो देखो ये cos से एक पूरी साइकिल बन रही है। देखो होल कंप्लीट साइकिल। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ cos ग्राफ। थोड़ा स्मूथ बनाएंगे, थोड़ा सा भी मच बेटर। बाय कंसिडरिंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू kx। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो y इक्वल टू kx है ना, ये लाइन, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। State the number of solution of the equation 3 cos 2x plus 2 is equal to kx। State the number of solution, इसका मतलब क्या है? देखो ये ग्राफ है 3 cos 2x plus 2 जो आपने अभी ऊपर ड्रॉ करा है, और ये kx लाइन है, कह रही है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है जब k की वैल्यू -3 है, यानी अब इसको यूं कर लो कि 3 cos 2x plus 2 is equal to -3x। k की वैल्यू क्या है? -3x, यानी लाइन है y इक्वल टू -3x। कह रहा है जब ये लाइन इस कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगी तो बताओ कितने सॉल्यूशंस बनाएगी? 0 से लेकर -पाई, 0 से लेकर पाई तक। अच्छा पिछले क्वेश्चन में जरा मैं ठीक कर दूं, इट वाज पाई एंड दिस वाज 3π/4। एनीवेज, तो ये एंगल प्लॉट करे हुए थे, मैंने गलत लेबलिंग कर दी थी। अब y इक्वल टू -6 लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू -6 लाइन कहां से होगी? ओरिजिन से पास कर रही है, यहां से पास कर रही है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, ये -3 ग्रेडियंट आपके पास। अगर आप x की जगह 1 रखोगे ना, देखो π/4 होता है, इट इज 0.7। x की जगह 1 रखोगे, y की वैल्यू -3 आएगी।
1 विल बी ओवर हियर. ये ग्राफ यूं बन रहा होगा, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -6 लाइन यूं बन रही होगी. अब मैं थोड़ा गंदा कर रहा हूं इसको, चेक करें. ये लाइन होगी y इक्वल टू -3x, 0 से लेकर पाई तक यूं बन रही होगी. हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो वी कैन से 0 सॉल्यूशंस. 0 सॉल्यूशंस. लाइन में बना देता हूं आपके लिए. 0 सॉल्यूशंस बन रहे होंगे. 1 पे देखो -c बन रहा होगा, यहां पर 1 होगा, ये -c बन रहा होगा. तो ये लाइन जब मैं बनाऊंगा 0,0 से, तो नो सॉल्यूशंस, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है. लेकिन जब y इक्वल टू kx हो जाएगा, y की इक्वल टू k की y इक्वल टू x वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं. y इज इक्वल टू x. y टू x वाली लाइन है जो कि बाइसेक्टर है फर्स्ट क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की. 1,1, 2,2, 3,3 से पास कर रही होगी. तो अगर आप रफ एस्टिमेट लो ना बेटा यहां पर, तो लाइन यूं जा रही होगी y इक्वल टू x. दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल टू x लाइन. और ये दो सॉल्यूशन बना रहे हैं. अब आप ये चेक कैसे करोगे भाई? रफली देख लो, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 चेक कर लो, यहां पर आ रही है देखो. x की वैल्यू 2, देखो 3 पाई बाय 2 क्या होता है, 3 पाई बाय 4 क्या होता है, 2.35. ये 2.35 है 2 पर. चेक कर लो, आपके पास ग्राफ बन रहा होगा यहां पर. y की वैल्यू 2 होगी, यहां पर देखो 2 बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 बन रहा है. लाइन देखो 2 पॉइंट से पास कर रही है, y इक्वल टू x 2 पॉइंट से पास कर रही है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रॉ करो एग्जैक्टली, लेकिन देखो यहां से अंदाजा हो जाता है ना, 2 यहां पर होगा, y इक्वल टू 2 यहां पर बनाई आपने, तो ये लाइन यूं करके पास कर रही है y इक्वल टू x. दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं इसके. राइट. अगेन ये आप जो y इक्वल टू x वाली लाइन है ना, आप ये x की वैल्यू जैसे पाई बाय 4 पुट कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी. x वैल्यू 3 पाई बाय 4 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी. आप उससे भी प्लॉटिंग कर सकते हो ये. और रफ बनाना नहीं है इसके ऊपर, आपने सिर्फ स्केल रख के चेक करना है. सिर्फ स्केल रख के चेक करना, बनाना नहीं है आपने. अब y इक्वल टू 3x से ये देखो y इक्वल टू 3x हो गया ये. अब चलो इसमें मैं पॉइंट रख के चेक कर लेता हूं. x की वैल्यू 0,0 तो है, x की वैल्यू पाई बाय 4 रख के देख लेता हूं मैं. तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाय 4. तो 3 पाई बाय 4 इज 2.35. x की वैल्यू पाई बाय 4 पर 2.35 विल बी ओवर हियर. तो देखो लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं. बताओ कितने सॉल्यूशन है y इक्वल टू 3x के? देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. ये y इक्वल टू -3x है. आप x की वैल्यू इनमें से ही कोई पुट करके चेक कर लो और प्लॉटिंग कर लो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा बेटा. तो ओवर हियर वी गोना से कि हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं, वी गोना हैव ओनली वन सॉल्यूशन. राइट. और आपने ग्राफ में इधर ड्रॉ नहीं करना है, आपने सिर्फ स्केल रख के चेक करना है. ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, आपने सिर्फ स्केल रख के चेक करना है. ओके. सो इट सेज डिस्क्राइब फुली द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन f of x into g of x. कह रहा है f of x से g x आने में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है. तो फंक्शन ऑफ x में आपने x को रिप्लेस कर दिया 2x से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग. और स्ट्रेच फैक्टर हो जाएगा 1/2. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग मत लिखिएगा, बल्कि लिखिएगा अलोंग x एक्सिस. और फिर ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है. जीरो 4 हो गया. तो आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ना ऑर्डर आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने ट्रांसलेशन बता दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग बता दी, स्ट्रेच फैक्टर बता दिया, टोटली फाइन. वहां पर 2x लिखा हुआ था, स्ट्रेच फैक्टर 1/2 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल में रेसिप्रोकल हो जाता है. डिस्क्राइब फुली सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैच f of x to h of x. f of x से h of x जाना है. तो f of x में बेटा देखो, आपने पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेचिंग. और x को रिप्लेस कर दिया x प्लस पाई बाय 2 से, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन. तो हम कहेंगे वर्टिकल स्ट्रेचिंग.
along y axis. स्ट्रेच फैक्टर 2 ही रहेगा इसका. और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, तो आपने राइट से शिफ्ट करा, लेफ्ट से शिफ्ट करा, बेसिकली ये +1/2 है, π/2 है, ये -π/2, (0) हो जाएगा. अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो माइनस में -π/2, (0) होगा. ये इसका मतलब लेफ्ट साइड मूव करें आप. ये आपने यहां पर लिखना है. एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक हॉरिजॉन्टल है, आगे पीछे लिख दें, कोई मसला वाली बात नहीं है. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पेपर. Anything that you want to ask, you can ask me.